दोस्तों, कल हमने देखा सब लोगों ने मिलकर उस ड्रैगन को वहां से वापस अंतरिक्ष में भेज दिया था। और अब समर के पास वो ब्लैक कछुआ बचा था जो उसे बता देने वाला था कि वो चीज उसको कहाँ पर मिलेगी और वो लोग वापस ऊपर की सतह पर कैसे जा पाएंगे। अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड 175 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए सुनते हैं आज का 175वां एपिसोड सीक्रेट घर जमाई मनदीप की आवाज में। शुरू करते हैं कहानी। समर ने बर्फ सांप किंग को मारकर आइस ड्रैगन को भगाकर आइस ड्रैगन का ब्लड पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया था। उसने कियारा को बचाने के लिए आवश्यक 3 खजाने प्राप्त कर लिए थे। तभी ब्लैक कछुए ने मुस्कुराकर कहा, तुम बर्फीले आइलैंड पर समुद्र की तलहटी में पहुंच गए हो। मैं इसे वापस तह पर लेकर जाता हूँ, फिर तुम जा सकोगे। उसकी बात सुनकर समर ने प्रशंसा में ब्लैक कछुए की तरफ झुककर प्रणाम किया। ब्लैक कछुए की पावर से सफेद आइलैंड समुद्र की सतह की तरफ तैरने लगा। कछुए ने एक पावरफुल ब्लैक व्यू रचना एक्टिवेट की जिसने पूरे आइलैंड को ढक दिया और समुद्र जल को अंदर आने दिया। समर और अन्य लोग भारी उत्साह से समुद्र जल को देख रहे थे। समर ने धीरे से बुदबुदाकर कहा, कियारा मेरा इंतजार करो, मैं वापस आ रहा हूँ। कियारा के बारे में सोचकर समर को भावनाओं का ज्वार महसूस हुआ, लेकिन वो जानता था कि ये याद करने का समय नहीं है। बर्फीले आइलैंड पर खड़े होकर समर ने देखा कि आसपास के समुद्री राक्षस ब्लैक कछुए की प्रोटेक्शन व्यू रचना से डरकर पीछे हट रहे थे। कुछ घंटों बाद ब्लैक कछुए द्वारा बर्फ आइलैंड समुद्र से बाहर आ गया। इसके बाद प्रकाश व्यू रचना गायब हो गई। ब्लैक कछुआ समुद्र की तलहटी में लौट गया और ये देखते ही समर खुशी से झूम उठा। उसने खुश होते हुए कहा, वाह, हम बाहर आ गए। मैं अंततः पानी के नीचे से भूमि पर आ चुका हूँ। उसने तुरंत अपने डायमेंशनल अंगूठी से सेल फोन निकाला और स्वाति को पानी के जहाज और हेलीकॉप्टर को उसे लेकर जाने को कहा। समर ने तुरंत आभास कर लिया कि कुछ खतरे के राक्षस आ रहे हैं, इसलिए वो बैठ गया और एनर्जी की साधना शुरू कर दी। उसने स्वर्गीय अमर मंत्र का संचार किया जिसने उनमें सुनामी की तरह आसपास की लाइफ एलिमेंट की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया। मेन भूमि के अन्य आत्म साधक उसकी साधना की गति और पावर देखकर आश्चर्यचकित थे। वहीं 2 घंटे बाद स्वाति पानी के जहाज और हेलीकॉप्टर के साथ वहां पहुंच गई। स्वाति ने समर के पास पहुंचते ही पूछा, समर, क्या तुम ठीक हो? समर ने तुरंत उसकी बात का जवाब देकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। इतनी जल्दी आने के लिए धन्यवाद। अब हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। इसके बाद वो लोग जहाज पर चढ़कर बर्फ आइलैंड से निकल गए। जहाज तेज गति से आगे बढ़ रहा था। समर ने गोल्डन प्रकाश तलवार से रास्ते में आए समुद्री राक्षसों को तुरंत मार डाला। इसी बीच समर ने स्वाति से पूछा कि क्या उसकी अनुपस्थिति में इंडिया में कुछ हुआ है। स्वाति ने उसकी बात का जवाब देकर उसको बताया कि कंचनजंगा पर्वत, स्काई माउंटेन जैसी मशहूर जगहों पर खजाने उजागर हुए हैं और कई छिपे हुए आत्म साधक सेक्ट खुद को प्रकट हो चुके हैं, जिनमें से कई आत्म हेवन एम्पर किंगडम लेवल के हैं। स्वाति ने एक और इम्पोर्टेंट खुफिया जानकारी देकर कहा, समर, वेस्टर्न आत्म साधक खासकर टाइगर ग्रुप के हम पर नजर गड़ाए हुए हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो चाहते हैं। उसकी बात सुनकर समर ने बोहें चढ़ाई। वो जानता था कि वेस्टर्न आत्म साधक इंडिया के दुश्मन थे। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अगर उन्होंने इंडिया आने की हिम्मत की तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो कभी यहाँ से वापस न जा पाए। 6 घंटे बाद वो लोग मुंबई बंदरगाह पर पहुंच गए और इसके बाद समर ने हेलीकॉप्टर लिया और तुरंत उड़कर वेला नंबर 13 में इंदौर पहुंच गया। तभी मिष्टी ने समर का स्वागत किया, लेकिन उसने चिंतित होकर बताया कि कियारा अभी भी बेहोश थी। उसकी हालात अभी भी खराब हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर समर तुरंत कमरे में गया और देखा कि कियारा बिस्तर पर लेटी हुई है। उसका ज्यादातर शरीर मौत के श्राप से काला पड़ चुका था। उसकी सांसें और नाड़ी कमजोर थी। समर कियारा के माथे पर हाथ फिराते हुए बोला, हनी, बस थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें घुमा कर लेकर आऊंगा। इसके बाद समर ने काले पिल्ले से दरवाजे की रखवाली करने को कहा ताकि वो बिना किसी रुकावट के अमृत बना सके। काला पिल्ला, जो कियारा के दिए गए अंडे के नूडल्स के कारण उसे पसंद करता था, खुशी से दरवाजे की रखवाली करने लगा। समर अगले कमरे में गया, अपनी अंगूठी से सोने की भट्टी निकाली और सोने के संत की अमृत भट्टी। समर ने तुरंत गोल्डन संत के अमृत बनाने की विधि निकाली और प्रक्रिया की समीक्षा की। उसके पास स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ आइस ड्रैगन ब्लड प्रचुर मात्रा में था, लेकिन केवल एक ही फ्रोजन हार्ट था। उसने
विशिष्ट स्थानों पर फ्रोजन हार्ट, स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ और आइस ड्रैगन ब्लड को भट्टी में डाल दिया। फिर उसने अपने शरीर से गोल्डन ज्वाला छोड़ी और भट्टी को गर्म करना शुरू कर दिया। अमृत बनाने के लिए 3 वस्तुओं की जरूरत थी और अब वो तीनों को लेकर आ चुका था। समर ने अपनी 5 उंगलियों को आग को कंट्रोल किया, जिसे सोने की भट्टी को समान रूप से गर्म किया गया। भट्टी के अंदर से स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ, फ्रोजन हार्ट और आइस ड्रैगन ब्लड के विलय और आकार देने की आवाजें आ रही थी। समर के साथ समर का माथा भी पसीने से भीग चुका था। उसे मानसिक थकान और आग को कंट्रोल करने के लिए बड़े प्रयास किए। धीरे धीरे एक सुगंध फैलनी शुरू हो गई। अमृत की गोली के आकार लेने का संकेत आ चुका था। समर की आंखों में खुशी की झलक आ गई। अमृत की सुगंध और अधिक तीव्र हो गई। समर ने इसे सांस में लेकर तरोताजा महसूस किया। तभी समर ने खुश होकर कहा, "हा, हा, हा, अमृत पुरस्कृत हो गया।" और समर जोर से हंस पड़ा। समर ने भट्टी का ढक्कन उठाया। अंदर एक सफेद गोली देखी। अमृत की गोली अंगूठे के आकार की थी, पूरी तरह सफेद, जिस पर बर्फ के ड्रैगन जैसी आभा बह रही थी। इसमें स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ, फ्रोजन हार्ट और आइस ड्रैगन ब्लड की उपस्थिति थी। समर ने जीवन देवता की गोली को सावधानी पूर्वक भट्टी से निकाला और गोली ने लाइफ एनर्जी की तीव्र आभा बिखेरी। इसके बाद समर ने कमरे में मौजूद अन्य लोगों को बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया और कमरे में अब सिर्फ समर और कियारा थे। समर कियारा के पास जाते हुए बोला, "कियारा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। चिंता मत करो, तुम जल्द ही जाग जाओगी।" समर ने कियारा के मुंह में उस गोली को डाल दिया और उसे पानी पीने में मदद की। गोली कियारा के शरीर में प्रवेश कर गई। एनर्जी के एक विशाल प्रवाह प्रवर्तित हो गया जो नसों में बहने लगा। यह एनर्जी लाइफ एनर्जी थी, जो मृत्यु एनर्जी के विपरीत थी। कियारा के शरीर में मौत के शराब की काली गैस थी, जिसने उसके आंतरिक अंगों, मांसपेशियों, हड्डियों और ऊतकों को नष्ट कर दिया था। यह शराब इतना पावरफुल था कि इसे केवल संत और अमर लोग ही लगा सकते थे, जिससे समर हैरान था कि कियारा ने ऐसे किस इंसान को नाराज किया होगा। लेकिन जीवन के देवता की गोली में जीवन की उपस्थिति इतनी पावरफुल थी कि कियारा के शरीर से मौत की उपस्थिति को बाहर निकालने लगी। काली गैसें धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकलकर गायब होने शुरू हो चुकी थी। जब मौत का सारा प्रभाव उसके शरीर से निकल गया तो कियारा का चेहरा काले से गुलाबी हो गया। जीवन देवता की गोली ने न सिर्फ श्राप को बाहर निकाला, बल्कि उसकी हड्डियां और मांसपेशियों को भी ठीक कर दिया। उसकी आत्मा को पुनः स्वस्थ किया गया, उसके शरीर को मजबूत बना दिया। तभी समर ने चिंता भरी आवाज में कहा, "कियारा, कियारा उठो।" वहीं कियारा को ऐसे लगा जैसे वो एक लंबा सपना देख रही थी, जहां उसने उड़ती तलवारें, जादुई खजाने, आत्मसाधक देखे। कियारा ने सपने में देखा कि वो एक आइस फिनिक्स बन गई है, जो आकाश में उड़ रही है और एक विशाल बर्फ ग्रह पर शासन कर रही है। उसने सपने में एक फायर ड्रैगन से युद्ध किया, जो बहुत पावरफुल था। आइस फिनिक्स ने फायर ड्रैगन को घायल कर दिया, लेकिन चालाक ड्रैगन ने मृत्यु संत और आत्मा के संत के साथ मिलकर आइस फिनिक्स पर छिपकर हमला किया और उसे मार डाला। बेशक आइस फिनिक्स अमर थी और उसकी आत्मा इंडिया में पुनर्जीवित हो गई थी, जो अब कियारा थी। मौत के समय भी मृत्यु संत ने उस पर मौत का श्राप लगा दिया। कियारा ने सोचा कि वो मर जाएगी, जब तक कि जीवन के देवता की गोली द्वारा श्राप को पूरी तरह से हटा नहीं दिया गया। कियारा को अपनी ताकत और खून में ताजी महसूस हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे समर अपने सामने दिखाई दिया। कियारा ने अपनी आंखें खोली। उसके आकर्षक चेहरे पर जटिल भावनाएं थी। अगर ये पहले होता तो समर को देखकर बड़ा खुश और उत्साहित होती, लेकिन अब उसने अपने पति को देखकर अजीब सा लगा। सपने में उसने अपने पिछले जन्म की यादें ताजा कर ली। उसे याद आया कि वो आइस फिनिक्स थी, बर्फ ग्रह के अधिपति। कियारा ने एक बार बर्फ प्रकार के कई हाई लेवल ग्रह पर शासन किया, जो ब्रह्मांड में 3000 हाई लेवल ग्रहों में से एक था। हालांकि उसकी स्मृति का सिर्फ एक भाग ही जागा था, फिर भी वो जानती थी कि अपने पिछले जन्म में वो ब्रह्मांड के प्रथम फिनिक्स के रूप में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। आइस फिनिक्स 5 मूल फिनिक्स में से एक थी, 3000 सबसे पावरफुल ग्रहों में से एक की विजेता। इस नई यादों के साथ वो अपने पति को देखकर क्या से शांत रह सकती थी। कियारा के चेहरे पर लगातार बदलते भाव देखकर समर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, "हनी, क्या बात है? तुम क्या सोच रही हो?" समर को लगा कि कियारा आज काफी अलग है। उसके स्वभाव में बदलाव था। समर ने कियारा के स्वर्गीय मोंग की प्रतिष्ठा में दमनकारी आभा को महसूस किया। उसने ऐसी दमनकारी आभा केवल मयूर दानव महारानी से महसूस की थी, जो पृथ्वी की सबसे पावरफुल दानव महारानी थी। समर हैरान था कि कियारा उसे मयूर दानव महारानी जैसा एहसास कैसे करवा रही थी।
वहीं कियारा ने समर को देखकर उन दोनों के बीच के जीवन और मौत के एक्सपीरियंस, प्यार शादी के बारे में सोचा। उसने अपनी आवाज में छिपे एक रहस्यमय अर्थ के साथ समर से कहा, थैंक यू जान। इसका मतलब था कि कियारा ने समर की स्थिति को स्वीकार कर लिया था। समर ने मुस्कुराकर कहा, हनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लग रहा था कि तुमने मुझे बुला दिया है। वो सच में डर गया था कि कियारा उसे कैसे देख रही थी। अब जब कियारा ने उसको पहचान लिया तो समर खुश हुआ। उसने सूप बनाने के लिए वो किचन में चला गया, जो नए मरीज के लिए सबसे पौष्टिक था। समर सूप बनाकर तुरंत ही कमरे में ले आया और उसे खिलाने लगा। तभी उसने कहा, हनी, चलो थोड़ा सा सूप पी लो। लेकिन तभी कियारा थोड़ी पीछे हट गई। सूप रजाई पर फैल गया। उसे मर्दों से खाना खाने की आदत नहीं थी। पिछले जन्म की यादों के कारण वह असहज महसूस करने लगी थी। तभी समर ने गंदी रजाई कियारा से हटाई और अपने बोहें सिकोड़कर उसने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे सूप क्यों नहीं पिलाने दिया? कियारा शब्दों में खो गई। वो समर को आइस फिनिक्स के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में बताकर डराना नहीं चाहती थी। ये सोचते हुए कियारा ने धीरे से कहा, ओह, लेकिन मैं थोड़ी घबरा गई थी। बेहतर होगा कि खुद ही सूप पी लूं। उसकी बात सुनकर समर को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। अभी कुछ समय से कियारा समर पर बहुत डिपेंडेंट थी। उसके हाथ से खाना खाना भी पसंद करती थी, लेकिन अब उसने मना कर दिया था। समर को लगा कि कियारा उससे दूर हो रही है। वहीं कियारा ने सूप पीने के बाद धीरे से कहा, जान, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगे? उसकी बात सुनकर समर की अभिव्यक्ति और बदल गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि कियारा उसे बाहर जाने के लिए कह रही है। वहीं कियारा ने अपने किए पर गिलानी भी महसूस की। वो जानती थी कि उसके शब्दों से उसके पति को ठेस पहुंच रही है। उसने तुरंत समर से माफी मांगकर कहा, माफ करना जान, जब मैंने तुम्हें कमरे से बाहर जाने के लिए कहा तो मेरा मतलब तुम्हें मुझसे दूर करना नहीं था। बस पता नहीं क्यों मैं खुद को ये कहने से रोक नहीं पाई। तभी समर ने कियारा को दिलासा देकर कहा, कोई बात नहीं हनी, तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं भी बाहर जाकर एक कप चाय पी लेता हूँ। और ये कहकर वो नीचे लिविंग रूम में चला गया। नीचे के लिविंग रूम में समर, काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप एक साथ बैठे थे। समर ने नीचे आते ही काले पिल्ले से कियारा के अजीब व्यवहार का कारण पूछा। काले पिल्ले ने भौहें सिकोड़ी और उसकी बात का जवाब देकर कहा, पहले कियारा मेरे लिए एक नॉर्मल इंसान थी, लेकिन अब वो मुझे अजीब और एंशिएंट एहसास दे रही है। मुझे तो स्वर्गीय पिता की आभा का एहसास हो रहा है। उसकी बात सुनकर समर हैरान रह गया। काले पिल्ले ने भी वही महसूस किया जो उसने किया। उसने घबराकर काले पिल्ले से पूछा, पिल्ले, क्या तुम्हें लगता है कि वो कियारा है जो पहले थी? काले पिल्ले ने धीरे से उसकी बात का जवाब देकर कहा, बेशक वो अभी भी वही कियारा है जिसे हम जानते हैं, लेकिन यह संभव है कि उसने कुछ पावर और पिछले जन्म की यादें ले ली हैं और अपने ब्लड लाइन टोटम को जगा लिया है। मेरा भी ऐसा ही अनुभव है कि पिछले जन्म के बारे में याद आ गया है। समर को याद आया कि काला पिल्ला भी अपनी याददाश्त पाने के लिए दुनिया के पहले कुत्ते के रूप में अविश्वसनीय रूप से पावरफुल बन गया। समर को अनुमान लगाना पड़ा कि कियारा को अपने पिछले जन्म की यादें आ गई होंगी और जिसने उसे बदल दिया था। काले पिल्ले की बातों से समर को अपनी दादाजी की याद आ गई। उसके दादाजी ने समर से लौटने पर कियारा से शादी की मांग की थी और यह कहकर कि कियारा में असीम संभावनाएं होंगी। उस समय समर को यह समझ नहीं आया था, क्योंकि भारद्वाज परिवार के पास सैकड़ों अरबों की प्रॉपर्टी थी, जबकि कियारा सिर्फ एक छोटी सी कंपनी की सीईओ थी। अब समर को समझ आने लगा था कि कियारा का पिछला जन्म और बैकग्राउंड असामान्य रहा होगा। समर के दादाजी को 8 त्रिग्राम ब्रह्मांड विज्ञान और 5 तत्वों का अध्ययन करना पसंद था। उन्होंने ओरेकल अस्थिलिपि और शासन काल सिंह और एंशियंट धर्म ग्रंथों की स्टडी भी की थी। वो पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकती थी। समर ने चुपचाप आंख भरी। वो ये सोच रहा था कि अगर कियारा को अपने पिछले जन्म की यादें आ गई तो वो क्या थी। हो सकता है कि वो किसी संत या अमर के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी हो। तभी काले पिल्ले ने समर को दिलासा देकर कहा, चिंता मत करो, तुम एक भाग्यवान व्यक्ति हो। तुम आगे चलकर आकाश एम्परर बनोगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए। कियारा तो भी, अगर वो संत या पुनर्जन्म है तो भी उससे आप अधिक पावरफुल होंगे। समर को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने शपथ ली कि वह आकाश एम्परर बनने के लिए साधना में अधिक प्रयास करेगा और फिर कियारा आकाश महारानी बन जाएगी। उसके साथ पूरे ब्रह्मांड पर शासन करेगी। तभी आकाश भक्षी सांप ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी एहसास हुआ
कि अगर कियारा सचमुच संत किंगडम लेवल का होता है तो उसके पावरफुल दुश्मन होंगे। इससे मृत्यु अभिशाप का कारण भी समझ में आता है, क्योंकि एक ऐसा अभिशाप है जो सिर्फ एक संत दे सकता है। इस बात पर समर और काले पीले दोनों के चेहरे उतर गए। इसका मतलब था कि कियारा का दुश्मन एक संत था। कियारा अपने अतीत में कम से कम एक संत जितनी पावरफुल थी। तभी समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चाहे वो कोई संत हो या फिर कुछ भी, वो मेरा दुश्मन है। उसने कियारा पर मौत का श्राप लगाने की हिम्मत की। इसकी सजा में मैं उसका सिर मरोड़कर गेंद की तरह लात मारूंगा। समर के जानलेवा शब्दों से काले पीले और काश बख्शी सांप दोनों कांप उठे। तभी समर का मोबाइल बज उठा और कॉल हिमांशी का था। समर ने तुरंत कॉल अटेंड किया और पूछा, हाँ हिमांशी, बोलो क्या बात है। हिमांशी ने चिंतित आवाज में उसकी बात का जवाब देकर कहा, जीजू, मेरी बहन और आपकी बेटी दोनों बेहोश हो गए हैं। आपको अभी हॉस्पिटल आना होगा। हिमांशी की बात सुनते ही समर की अभिव्यक्ति बदल गई। वो चिंतित हो गया। इंदौर लौटने के बाद वो कियारा में इतना बिजी हो गया कि वो पायल के पास तो जा ही नहीं पाया और उससे अपने बेटे से मिलने भी नहीं गया। समर ने चिंता में हिमांशी से पूछा, हिमांशी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? पायल और नन्ही सीमू क्यों बेहोश हुए? हिमांशी ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, जीजू, डॉक्टर ने उन्हें देखा है कि वे उनका इलाज करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए। उसकी बात सुनकर समर हैरान रह गया, साथ ही गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या बेवकूफों का ग्रुप है? क्या उनको डॉक्टर किसने बनाया? ये कहने के बाद उसने थोड़ा आगे सोचकर कहा, हिमांशु, तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत हॉस्पिटल आ रहा हूँ। ये कहने के बाद उसने हिमांशु को कुछ कहने का इंतजार नहीं करने दिया। फोन काट दिया और फिर जल्दी से काले पिल्ले और आकाश बख्शी साहब को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। समर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। वो लगभग 20 मिनट में सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर फूलपरी और शिवांगी उसका इंतजार कर रहे थे। समर ने उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया और तुरंत पायल के वार्ड में पहुंच गया। वार्ड में पायल और बच्चा दोनों ही बिस्तर पर बेहोशी की हालात में पड़े थे। उनके चेहरे सफेद थे और उनके दिल की धड़कन और नब्ज बड़ी कमजोर थी। समर ने वहां मौजूद डॉक्टरों नर्सों को बाहर जाने के लिए कहा और उपस्थित डॉक्टरों ने विरोध किया। ये कहते हो कि मरीज को देख रहा है और उसके चाचा हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट है। गुस्से में आकर समर ने डॉक्टर के थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसका चेहरा सूज गया। वो सुअर के सिर जैसा दिखने लगा था। समर ने तुरंत डॉक्टर को वार्ड से बाहर निकाल दिया। उससे डरकर नर्सें भी भाग गई। उनके जाने के बाद समर ने हिमांशी से पूछा, हिमांशी, पायल को क्या हुआ था? उसने कब अपनी चेतना खो दी और वो कब से बेहोश है? क्या बेहोशी के दौरान उसमें कोई अजीब लक्षण दिखाई दिया? हिमांशी ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, वो कल बेहोश हो गई थी जीजू, और वो पूरे दिन बेहोश रही। कल से ही डॉक्टर उसका कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। वो 2 बार होश में आई थी और चिल्लाते हुए बोले कि मैं अमर हूँ, और कुछ भी बुदबुदा रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि जैसे मार्शल आर्ट तकनीक, परी तलवार तकनीक और इस तरह की बहुत सी बकवास जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। स्थिति की गंभीरता को भांपकर हिमांशु ने बिना किसी हिचकिचाहट के समर को सब कुछ बता दिया। वहीं उसकी बात सुनकर समर की अभिव्यक्ति और तेजी से बदली। वो जानता था कि ये शब्द सिर्फ पावरफुल आत्म साधकों के लिए अर्थपूर्ण है। परी तलवार तकनीक तो केवल अमर ही विकसित कर सकते हैं। समर ने मन में सोचा, क्या यह संभव है कि कियारा की तरह पायल को भी अपने पिछले जन्म की याद आ गई हो? वो भी एक अमर पुनर्जन्म है। उसने महसूस किया कि पायल की नाड़ी इतनी कमजोर थी कि उसे महसूस करना मुश्किल था। उसके शरीर में एनर्जी का एक उछाल था और उसके दिमाग में अजीब सी एनर्जी घूम रही थी। समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसके दिमाग में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रतिबंध हो गई। समर को एहसास हुआ कि पायल की स्पिरिचुअल एनर्जी एक सफेद प्रकाश पिंड थी, जिससे 7 रंगों वाली आभा निकल रही थी, जो सिर्फ कोई अमर ही छोड़ सकता है। समर ने काले पिल्ले से पायल की जांच करने को कहा। काले पिल्ले ने अपनी आंखों से 2 काली रोशनी की किरणें निकाली और पायल को डायग्नोसिस करना शुरू किया। कुछ क्षणों में डायग्नोसिस के बाद काले पिल्ले ने समर से कहा, पायल का दिमाग तो बहुत रहस्यमयी है। उसके दिमाग में सफेद रोशनी का द्रव्यमान इतना पावरफुल है कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है ये कम से कम एक अमर लेवल पर है। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा गंभीर हो गया। उसे अब पता चला कि कियारा आइस फिनिक्स थी और पायल एक अमर की पुनर्जन्म थी। दोनों लड़कियां अत्यंत पावरफुल थी। समर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या अफसोस करना चाहिए। वो खुश था कि उसके पास 2 खूबसूरत महिलाएं थी, लेकिन उसे इस बात का अफसोस था कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को देख कर राजी नहीं थी। एक बार जब उन्हें अपने पिछले जन्मों की यादें ताजा हो जाएंगी
तो उनके बीच एक और युद्ध हो जाएगा। ये सोचकर वो रहा था कि तभी काले पिल्ले ने समर से कहा, पायल पर मौत का श्राप नहीं लगा था, इसलिए उसे जगाना आसान होगा। वो अब अपने पिछले जीवन की स्मृतियों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, और तुम इसे उबारने में उसकी मदद करने के लिए स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ पिला सकते हो। काले पिल्ले की बात सुनकर समर की आंखों में खुशी की झलक आ गई। समर ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ की बोतल निकाली, पायल को पिला दिया। पानी में जीवन की समृद्ध आभा थी। कियारा की तरह पायल भी सपना देख रही थी। सपने में वो पावरफुल अमर रानी में बदल गई, जिसने एक इंद्रधनुषी तलवार से एक ग्रह को चकनाचूर कर दिया। वो इंद्रधनुषी तलवार ग्रह की उपद्वीप थी, जो ब्रह्मांड के 3000 महान लोकों में से एक था। पायल कोई साधारण अमर नहीं थी, वो एक अमर रानी थी और इन ग्रेट किंगडमों में बड़ी फेमस थी। उसने अपने सपने में देखा कि उसका सामना आइस फिनिक्स मतलब कियारा से हुआ, जो ब्रह्मांड की पहली आइस फिनिक्स थी। दोनों महिलाओं ने 3000 वर्षों तक बिना किसी विनर के लड़ाई लड़ी, जब तक कि पावरफुल आकाश एम्परर ने आकर उनकी लड़ाई नहीं रोकी। फिर पायल को याद आया कि जब वो इंद्रधनुषी तलवार ग्रह पर लौटी, तो 4 पावरफुल संतों और एक अमर किंग ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। उसकी आत्मा ने पृथ्वी पर पुनः जन्म ले लिया और वो पायल बन गई। पायल जागना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। तब स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ का जल उसके शरीर में गया और वो महसूस करने लगी कि वो फिर से जिंदा हो गई हो। जब पायल ने अपनी आंखें खोली, तो उसने महसूस किया कि समर उसने देख लिया। अपनी यादें वापस आने से पहले वो इस आदमी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब पायल को उलझन महसूस हुई। उसे अपनी उत्पत्ति और बैकग्राउंड का पता चल गया था। वो इंद्रधनुषी तलवार ग्रह की अधिपति थी, जिसने पूरे ब्रह्मांड पर राज किया था। पिछले जन्म में किसी ने उसे प्रेम करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब उसका प्रेमी समर था। पायल ये सोचकर उलझन में थी कि वह अंततः पृथ्वी को छोड़कर 3000 ग्रहों पर वापस लौटेगी, और तब तक वो सामने वाले आदमी के बारे में क्या करेगी। समर ने पायल के चेहरे पर भी वही जटिल अभिव्यक्ति देखी जो कियारा के चेहरे पर थी। वो निश्चित था कि पायल की पिछले जन्म की यादें जागृत हो गई थी। समर और पायल के बीच की शांति तब भंग हुई जब हिमांशी ने चिंता भरी आवाज में कहा, दीदी, नन्ही सिमू अभी भी बेहोश में है। उसकी बात सुनते ही पायल घबरा गई। उसने तुरंत बच्ची को देखा और बच्ची की आंखें अभी भी कसकर बंद थी। उसकी सांसें बड़ी कमजोर थी और पायल ने उसके लिए खुद को दोषी माना। तभी समर पास आया और उसकी नब्ज महसूस की। समर घबरा गया क्योंकि उसे बच्ची के शरीर के अंदर भी एक अभिशाप का एहसास हुआ। हालांकि मौत अभिशाप नहीं था, एक आत्मा अभिशाप था। समर ने गुस्से में गाली देकर कहा, धिक्कार है, कौन सा कमीना मेरी बच्ची का जान लेना चाहता है। और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। समर ने पाया कि बच्चे के शरीर और मन के अंदर एक और आत्मा थी। यह आत्मा बच्चे की नहीं थी। कोई पावरफुल आत्मा बच्चे के शरीर पर आत्मा का दौरा कर रही थी। तभी पायल ने घबरा कर कहा, मेरी बेटी की बॉडी छीनना चाहते हो? और ये कहकर वो किसी की बॉडी छीनने का कारण बनी। तभी समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बच्चे के दिमाग में झांका, लेकिन उसकी एनर्जी ब्लॉक हो गई। समर को एहसास हुआ कि पायल की स्पिरिचुअल एनर्जी एक सफेद प्रकाश पिंड थी, लेकिन बच्चे के मन में दुष्ट आत्मा बड़ी प्रबल थी। तभी काले पिल्ले ने भी बच्चे के दिमाग में काली रोशनी छोड़ी, लेकिन वो भी तुरंत वापस लौट आई। तभी काले पिल्ले ने समर से कहा, बच्चे के मन में जो दुष्ट आत्मा है वो बहुत प्रबल है। वो आत्मा कम से कम किसी संत के लेवल की है। समर, काले पिल्ले और आकाश पक्षी साहब कुछ नहीं कर पाए। वो बस बच्चे की लाइफ एनर्जी को कमजोर होता देख रहे थे। तभी पायल ने रोकर कहा, समर, जल्द से जल्द कोई रास्ता सोचो, मेरी बेटी को कुछ भी करके बचा लो। तभी समर के दिमाग में फायर ड्रैगन की आत्मा की आवाज गूंजी। फायर ड्रैगन ने उसे टेलीपैथी से कहा, जूनियर, अगर कोई संत तुम्हारी बच्ची के शरीर को हथियाने की कोशिश कर रहा है, तो सिर्फ एक संत ही दूसरे संत को मार सकता है। तुम अभी सिर्फ आत्म एम्परर किंगडम लेवल पर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर समर ने उसे रिक्वेस्ट करके कहा, सीनियर, आप तो एक संत हैं, अब मेरे लिए मेरी बेटी को बचा सकते हैं। लेकिन तभी आगे से फायर ड्रैगन ने मना करके कहा कि वो गंभीर रूप से घायल है। उसकी आत्मा का सिर्फ एक टुकड़ा बचा है, इसलिए उसकी पावर एक संत की आत्मा के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर समर निराश हो गया, लेकिन तभी उसको डार्क नाइट एम्परर का ख्याल आया। वो भी तो एक एंशिएंट संत था। ये याद आते ही समर ने निराशा भरी आवाज में डार्क नाइट एम्परर की तलवार से टेलीपैथी से कहा, सीनियर डार्क नाइट एम्परर, क्या आप मेरी बेटी को बचा सकते हैं? उसकी बात सुनते ही डार्क नाइट एम्परर ने बच्ची की स्थिति को देखा और टेलीपैथी से कहा,
ये संत की आत्मा बड़ी पावरफुल है। मैं उसे केवल तभी नष्ट कर सकता हूँ जब मैं फिर से संत किंगडम लेवल पर पहुंच जाऊंगा। समर का चेहरा निराशा से पीला पड़ गया। फायर ड्रैगन और डार्क नाइट एम्पर दोनों ही संत लेवल की साधना की पर भी बच्ची को बचाने में असमर्थ थे। बच्चे को अभी भी कोमा में और उसके सांसें कमजोर देखकर समर का दिल टूट गया। तभी डार्क नाइट एम्पर ने उससे कहा, छोटे बच्चे को बचाना असंभव नहीं है, लेकिन वो बड़ा खतरनाक होगा। लापरवाही से तुम भी मर सकते हो। लेकिन आगे से समर ने दृढ़ता से कहा, सीनियर, आप मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या हल है? मैं खतरे से नहीं डरता। डार्क नाइट एम्पर ने उसको इलाज बताकर कहा, उस संत को मारने के लिए जो तुम्हारी बेटी को आत्मा से जब्त कर रहा है, तुम्हें पेरिशिंग संत फल नामक एक औषधीय जड़ी बूटी ढूंढनी पड़ेगी। समर ये फल का नाम सुनकर खुश हो गया, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा था कि एक फल किसी भी संत को नष्ट कर सकता था। तभी डार्क नाइट एम्पर ने आंख भरकर कहा, पेरिशिंग फल बड़ा ही दुर्लभ है। वो केवल कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया के खंडरों में उपलब्ध है। वो नर्क की गहराई में पाए जाते हैं। समर इस खबर से घबरा गया। कंचनजंगा पर्वत का निषिद्ध एरिया इंडिया का नंबर 1 निषिद्ध एरिया था, जिसके बारे में कहा जाता कि उसके नीचे एक नर्क है, एक राक्षसी तहखाना जहां से कोई वापस नहीं लौटता। लेकिन फिर भी समर ने दृढ़ता से काले पिल्ले से कहा, पिल्ले, मैंने फैसला कर लिया, मैं उस नर्क में जाऊंगा। समर जानता था कि नर्क बहुत खतरनाक है। हो सकता है कि वो नर्क से बाहर ही ना आए, फिर भी उसे जाना था, क्योंकि उसे अपनी बच्ची को तो बचाना था। उसकी बात सुनकर काला पिल्ला घबरा गया, ये जानते हुए कि नर्क एक बेहद ही मनहूस जगह है। वो पहले ही मंजिल से आगे नहीं बढ़ पाया था। नर्क की 18 मंजिलें थी और वो खूंखार जानवर और डरावने राक्षस वहां पर रहते थे। उसने समर से कहा, समर, क्या तुम सच में नरक में प्रवेश करना चाहते हो? वहां बहुत खतरा है, शायद मैं भी वहां एंट्री न ले पाऊं। समर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, हाँ, मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें खतरे का डर है तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। वो जानता था कि काला पिल्ला उसकी बेटी के लिए मरने का कोई फर्ज नहीं है। इसके बाद समर ने पायल से थोड़ी सी और बात की और वार्ड से बाहर चला गया। बच्ची अभी भी बेहोश थी। समर उसे जल्द से जल्द बचाना चाहता था। उसके बाद यहाँ वेस्ट टाइम करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। पायल ने समर को जाता हुआ देखकर उत्सुकता से कहा, समर, अपना ध्यान रखना। तभी समर ने वार्ड से बाहर निकलने से पहले पायल को दिलासा देकर कहा, चिंता मत करो पायल, मैं सुरक्षित वापस लौटूंगा। जाने से पहले समर कियारा से मिलने निपानिया पैलेस में चला गया। कियारा अब भी पिछले जीवन की यादों में सदमे में थी, लेकिन वो सहज महसूस कर रही थी। जैसे ही समर वहां पहुंचा, कियारा ने समर को देखकर खुश होकर कहा, डार्लिंग, तुम वापस आ गए। समर को यह सुनकर बड़ी राहत मिली कि कियारा उसे अभी भी अपना पति मान रही है। समर ने थोड़ी देर बाद कहा, मुझे कुछ समय के लिए जाना होगा, कंचनजंगा पर्वत के नीचे नर्क में। उसकी बात सुनकर कियारा घबरा गई, क्योंकि वो अपनी यादों के कारण जानती थी कि नर्क कितना खतरनाक है। उसने आग्रह करके कहा, क्या तुम नर्क में जा रहे हो? डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। समर ने कियारा को साथ लेकर जाने से मना करके कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकती हनी, तुम अभी भी आत्म साधक नहीं हो। अगर तुम गई तो मर जाओगी। लेकिन कियारा उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। समर को उसे काफी देर तक समझाना पड़ा, तब जाकर समर उसे मना पाया। इसके बाद समर विला से निकल गया और स्वाति के संपर्क करके कंचनजंगा पर्वत पर जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार करने को कहा। जब समर एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे कई जाने पहचाने चेहरे मिल गई। शैडो ग्रुप टीम, काला पिला, आकाश पक्षी, सांप और फूल और शिवांगी। उन सभी को देखकर समर ने उलझन में पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मोंक ने काले पिल्ले की तरफ इशारा करके कहा, हमें तो ये लेकर आया है यहाँ। काले पिल्ले ने उन्हें नर्क जाने के बारे में बताया था। मोंक की बात सुनकर समर ने काले पिल्ले की तरफ देखकर पूछा, तुम तो कह रहे थे कि तुम नहीं जाओगे, तो फिर अब इन सबको क्यों लेकर आए हो? काले पिल्ले ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, ओह, बेशक मुझे आना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरे बिना मर गए तो क्या होगा? फिर मैं अपनी ताकत वापस कैसे पाऊंगा? काले पिल्ले ने यह भी बताया कि वो नर्क की एंट्री पॉइंट जानता है। वो एक आदर्श गाइड था। वहीं समर का शैडो ग्रुप टीम मेंबर्स की वफादारी का एहसास हुआ और वो उसके साथ जिंदगी और मौत से साथी थे। वो उन्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। वहीं फूल परी, शिवांगी, श्रुति जैसी 3 पावरफुल फाइटर्स ने भी उसके साथ चलने की जिद की, लेकिन समर उनको लेकर जाने से मना कर दिया।
लेकिन वो भी बड़ी जिद्दी थी। अंततः समर उनकी बात मान नहीं गया। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद समर ने को पायलट सीट पर बैठे स्वाति से पूछा, मिस स्वाति, आप भी नर्क क्यों जा रही हैं? स्वाति ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, कंचनजंगा पर्वत के नीचे नर्क में कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जरूरत है, इसलिए मुझे भी वहां जाना है। इस समय स्वाति के शरीर से पावरफुल एनर्जी निकल रही थी, जिसमें एक संत का सुरा था। यह देखकर समर को झटका लगा। समर को लगा कि उसकी बुद्धि कम पड़ रही है। कियारा, पायल और अब स्वाति के साथ भी यही हो रहा था। वो भी अपने पिछले जन्म की यादें जगा रही थी। उसकी एनर्जी महसूस करके समर ने मन ही मन सोचा, अरे ये हो क्या रहा है? इतने सारे लोगों को अपने पिछले जन्म की यादें कैसे याद आ गई, लेकिन मुझे क्यों कुछ नहीं याद आ रहा? मैं पिछले जन्म में आखिर था कौन? इसके बाद समर ने पीछे मुड़कर फूलपरी और शिवांगी को देखा। समर ने अचानक देखा कि इन दोनों महिलाओं में भी एक अजीब सी आभा थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पिछले जन्मों की यादें भी एक्टिवेट हो गई हो। समर हैरान रह गया था। उसने हैरान होकर सोचा, आखिर इस दुनिया को क्या हो गया है? उसने देखा कि उसके आसपास की सभी औरतें, कियारा, पायल, श्रुति, फूलपरी, शिवांगी, सभी की पुरानी यादें आ गई। लेकिन उसके आसपास के सभी पुरुष शैडो ग्रुप टीम के मेंबर, वो खुद किसी को भी कुछ याद नहीं आया। समर को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि अच्छी बात है, क्योंकि उनमें से अधिक पावरफुल आत्मसाधक बनने की क्षमता है और वो उसकी सभी दोस्त थी। हेलीकॉप्टर तेजी से आगे बढ़ा और कुछ घंटे बाद वो निश्चित एरिया के आसमान में पहुंच गई। कंचनजंगा पर्वत में बहुत कुछ घटित हुआ था। वहां गोल्डन, पर्पल, रेड और अन्य रंगीन किरणें पूरे आकाश को ढक रही थी। एक खजाने का संकेत था और इसके साथ ही वहीं खतरनाक चीजें भी थी। काली राक्षसी एनर्जी और काली गैस भी जमा हो रही थी। कंचनजंगा पर्वत का एक हिस्सा अमर एनर्जी से भरा था, दूसरा शैतानी एनर्जी से भरा था। ये अमर का अभ्यारण्य होने के साथ ही शैतान का स्वर्ग भी था। कंचनजंगा पर्वतों में परिवर्तनों में इंडिया में सभी आत्म साधकों को आकर्षित कर दिया था। समर को बिल्कुल नहीं पता था कि आज इतने सारे लोग भी यहाँ आएंगे। समर को आगे वाले आत्म साधकों में बड़ी पावर महसूस हुई। उनमें से प्रत्येक इतना पावरफुल था कि समर को लगा कि वे आत्म हेवन एम्परर किंगडम के लेवल के हाफ स्टेज के हैं। समर ने उन पर केवल एक नजर डाली, तुरंत डर के मारे मुड़ गया, क्योंकि आत्म हेवन एम्परर की प्रतिष्ठा का अनादर नहीं किया जा सकता। आत्म एम्परर किंगडम लेवल का फाइटर होने के नाते वो उनसे निकलने वाली एनर्जी का सामना नहीं कर सकता था। समर ने अपने पास खड़ी स्वाति से उन सभी फाइटर्स के बारे में पूछा। स्वाति ने बताया कि सामने कई एंशियंट आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के फाइटर खड़े हैं और यहाँ पर तलवार एम्परर सेक्ट के सिद्धराज, ब्लेड एम्परर सेक्ट के सुखदेव, पशु एम्परर सेक्ट के शिवकांत और सेल एम्परर सेक्ट के मलकीत। ऐसे उन्होंने सभी सेक्टों के बारे में समर को बताया। तभी समर ने कंचनजंगा पर्वत के ऊपरी कोनों की तरफ देखा, जहां इंद्रधनुषी रोशनी से जगमगाती अमर आभा, शैतान एनर्जी से भरी राक्षसों की परछाई दिख रही थी। तभी एक जोरदार ध्वनि आकाश और धरती में गूंज गई। उसके साथ ही शैतानी कोहरा छा गया और अमर आभा लुप्त हो गई। कान फोड़ो धमाके के साथ कंचनजंगा पर्वत के एंट्री गेट पर जोरदार विस्फोट हुआ और जिससे रक्षा व्यू रचना टूट गई और एक बड़ी दरार दिखाई दी। सबसे आगे के आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के फाइटर अविश्वसनीय गति से अंदर घुस गए। उनके पीछे अनकन्वेंशनल राक्षसी और शैतानी पावर्स के फाइटर, फिर अन्य आत्म एम्परर किंगडम के फाइटर जैसे ड्रैगन सेक्ट और विभिन्न सेक्टों के मेंबर भी आ गए थे। जब सभी पावरफुल आत्म साधक एंटर कर गए तो अन्य 10,000 आत्म साधक भी उनके पीछे अंदर जाने लगे। अंत में सभी लोग अंदर चले गए और वो केवल समर और उसका ग्रुप ही बचा था। तभी मोंक ने हैरान होकर समर से पूछा, बॉस, हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? समर ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, जल्दी मत करो, हम तब अंदर दाखिल होंगे जब बाकी सभी लोग अंदर चले जाएंगे। समर का विचार था कि जब तक इंतजार करना चाहिए जब तक बाकी लोग अंदर न चले जाएं, और देखना चाहता था कि आगे वाले लोग खतरे पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। वो जानता था कि यह अत्यंत खतरनाक है। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए जीना था, इसलिए उसे रणनीति और प्लान के हिसाब से काम करना था। तभी एंट्री गेट के आसपास की चट्टाने और पेड़ों के पीछे से लगभग 10 स्वतंत्र साधक उड़कर बाहर आए और उनमें से हर एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल था। उन्होंने समर पर एक नजर डाली और फिर निश्चित एरिया में एंटर कर गई। अब अंततः समर और उसके ग्रुप के अलावा कोई नहीं बचा था। तभी समर ने अपनी टीम से कहा, आओ अब हम अंदर चलते हैं, और वो ग्रुप के साथ एरिया में चला गया। कंचनजंगा पर्वत निषिद्ध एरिया खतरों से भरा था। वहां राक्षसी जानवरों की दहाड़ गूंज रही थी। समर सबसे आगे चल रहा था और काले, पीले
उसके आगे चल रहा था। वहीं नर का स्थान जानता था। काले पिल्ले ने कहा कि वो मेन एरिया से 100 किलोमीटर पूर्व में है। शैडो ग्रुप टीम बीच में चल रही थी। श्रुति तथा आकाश बख्शी साहब पीछे चल रहे थे। समर ने दूर का मेन एरिया देखा, जो शैतानी हवा से भरा था, जहां दुष्ट देवताओं की परछाइयां मंडरा रही थी। समर जानता था कि संत पेरेंसिंग फल वही था, उसे वहां जाना ही होगा। ग्रुप को थोड़ी देर दूर चलने के बाद खतरे का सामना करना पड़ा। उनका रास्ता एक विशाल मकड़ी दानव किंग ने रोक लिया था, जो आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 7वें स्टेज का फाइटर था। यह मकड़ी 100 मीटर लंबी थी। उसे शैतानी आभा भी निकल रही थी। समर ने श्रुति जो पीछे खड़ी थी उसको ऑर्डर देकर कहा, श्रुति, इस मकड़ी दानव को मार डालो। उसकी बात सुनते ही श्रुति पीछे से बाहर आई और अपनी चांदी की लंबी तलवार लहरा दी। मकड़ी दानव किंग पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। शैडो ग्रुप टीम इस औरत की सुंदरता और पावर को देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी। एलिस, जो खास तौर पर हैरान थी, श्रुति से जलन महसूस कर रही थी। समर ने एलिस के कंधे थपथपाए और कहा, वो मेरी नई नौकर है, हमारे बीच और कुछ भी नहीं है। एलिस समर की बात सुनकर चौंक गई। उसके अंदर के गर्व के भाव उभरे और वो समर की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो श्रुति से कहीं बेहतर थी। समर ने गपशप बंद करने के लिए हाथ हिलाया और वो आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर उनकी मुलाकात एक अन्य ग्रुप से हुई, जिसने एक छोटे से पेड़ को घेर रखा था। तभी समर ने खुशी से कहा, वहां खजाने हैं। और ये एक छोटा सा पेड़ था जो पूरी तरह से लाल था। उस पर पंच के आकार का एक फल था, जो लाल रोशनी से चमक रहा था। ये एक फायर एलिमेंट का स्पिरिचुअल फल था, जो फायर एलिमेंट तकनीकों की प्रैक्टिस करने वाले आत्म साधकों की पावर को बढ़ाने में सक्षम था। समर जानता था कि यह फल खाकर उसकी एक स्टेज की पावर बढ़ जाएगी। तभी फल के चारों तरफ लगभग 30 आत्म साधक इकट्ठा हो गए। उनका लीडर ईस्ट सी प्रिंस का था। समर ने उसको देखते ही मजाकिया लहजे में कहा, अरे साले साहब, हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। ईस्ट सी प्रिंस ने समर को देखकर गुस्से में भौहें चढ़ाई, लेकिन पिछली हार के कारण उसने उस पर कोई हमला नहीं किया। तभी समर आगे बढ़ा और उसने कहा, मुझे फायर स्पिरिचुअल फल चाहिए, क्या आप मुझे इसे लेने देंगे? उसकी बात सुनकर प्रिंस का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने चुपचाप कंपटीशन से बाहर होने का फैसला करके कहा, ठीक है, ये फायर फल तुम्हारा है। वहीं प्रिंस को ऐसे पीछे हटता देखकर आसपास के लोग अंतहीन चर्चा कर रहे थे कि ईस्ट सी के प्रिंस ने हार मान ली। प्रिंस को अपमानित महसूस हो रहा था। वो चुपचाप आगे चल पड़ा। तीसरी प्रिंसेस भी प्रिंस के पीछे गई, लेकिन जाने से पहले उसने समर को कड़ी नजरों से देखा। समर का सारा ध्यान उसके सामने रखे फायर एलिमेंट वाले स्पिरिचुअल फल पर था। फल से सघन एलिमेंट निकल रहा था। समर ने फल लेने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। तभी उसे खतरे का एहसास हो गया। उसकी अचानक दूर से एक खंजर की तरफ उड़ता आया और जिसका निशाना सीधे समर की पीठ की तरफ उसका दिल था। खतरे का आभास होते ही समर ने झुंझला कर कहा, अरे किस कमीने ने हिम्मत की मुझ पर हमला करने की? उसकी आंखें गुस्से से भर गई। समर उम्मीद नहीं कर सकता था कि ऐसे इंपॉर्टेंट पल में उस पर कोई खंजर फेंकेगा। समर तुरंत घुमा और उसने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से खंजर को बिजली की गति से पकड़ लिया। उसने एक ही झटके में खंजर के 2 टुकड़े कर दिए। ये खंजर मेटेरियल और लोहे से बना था, जो बड़ा तेज था, लेकिन समर ने मोटल बॉडी की प्रैक्टिस की थी, इसलिए वो खंजर को तोड़ने में कामयाब हो गया। समर ने पलट कर देखा तो उसे सिर्फ एक काले कपड़े वाला आदमी दिखाई दिया। ये आदमी 20 साल का था और उसकी ताकत बड़ी पावरफुल थी। आसपास के आत्म साधकों ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। भीड़ में खड़े एक आत्म साधक ने धीरे से कहा, वाओ, ये तो ब्लैक शैडोलेस है। ये ब्लैक विंड राक्षस का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, ब्लैक शैडोलेस को फायर एलिमेंट स्पिरिचुअल फल चाहिए था, उसके लिए उसने समर पर हमला कर दिया। तुमने देखा नहीं समर कितना परेशान हो गया है? ब्लैक शैडोलेस, जो आत्म एम्परर किंगडम के 7वें स्टेज पर था, अपने मास्टर को आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज का फाइटर था। उसके कारण आत्म साधना की दुनिया में टॉप पोजीशन पर था। वहीं समर ब्लैक शैडोलेस का नाम और बैकग्राउंड से परिचित होने के बावजूद नहीं डरा। उसने मुस्कुराकर कहा, ब्लैक शैडोलेस, तुमने मुझ पर इतना छुपकर हमला करने की हिम्मत भी कैसे की? उसकी बात सुनकर ब्लैक शैडोलेस मुस्कुराया और उसने जवाब देकर कहा, मुझे ये फायर स्पिरिचुअल फल चाहिए, ये मेरा है, इसलिए तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। उसने बड़े ही घमंड भरी आवाज में कहा। उसके अहंकार भरे शब्दों ने समर के आसपास के लोग गुस्से में आ गए।
एलिस सबसे पहले आगे आई और उसने धीरे से कहा, तुम कौन होते हो बॉस को जाने के लिए कहने वाले? ब्लैक शैडोलेस ने एलिस की सुंदरता और सुडेल आकृति को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करके कहा, हेलो मिस ब्यूटी, अब से तुम मेरी रखैल बनकर रहोगी। उसकी बात सुनकर एलिस का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम कितने बदसूरत लग रहे हो। यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, सपने में भी मेरे बारे में सोचने की हिम्मत मत करना। उसकी बात को सुनकर ब्लैक शैडोलेस ने बड़े अहंकार से कहा, ब्यूटी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। अब न सिर्फ मुझे फायर एलिमेंट स्पिरिचुअल फल चाहिए, बल्कि अब मुझे तुम्हें भी प्राप्त करके ही दम लेना है। तभी समर ने एलिस के कंधे पर थपथपाकर उसे पीछे हटने को कहा। वो ब्लैक शैडोलेस की बात सुनकर गुस्से में भर गया था। एलिस समर की गर्लफ्रेंड थी और उस पर डोरे डालने वाले आदमी को सजा देना चाहता था। समर ब्लैक शैडोलेस के पास गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम कूड़ा हो, अच्छा होगा चुपचाप यहां से चले जाओ। ब्लैक शैडोलेस समर को धमके पर हंस पड़ा। वो कौन था? वह आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के फाइटर का स्टूडेंट था। समर उसे धमका रहा था, मानो वो मरने की भीख मांग रहा हो। ब्लैक शैडोलेस ने जानलेवा क्रोध के साथ देखकर कहा, बेवकूफ, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। मेरे सामने घुटने टेक दो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा, तुम्हारी सभी हड्डियां तोड़ दूंगा। चूंकि बातचीत का कोई मतलब नहीं था, इसलिए समर ने किलिंग इंटेंट के साथ ब्लैक शैडो को देखा। वो जानता था कि उनके बीच की फाइट ही समाधान होगी। समर ने अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाया और गोल्डन प्रकाश तलवार निकाल ली, जिस वजह से तलवार की एनर्जी का एक बड़ा झटका निकला। समर ने अपने सामने ब्लैक शैडोलेस पर हमला कर दिया। उसके हमले को देखकर ही ब्लैक शैडोलेस ने तुरंत एक बड़ा काड़ा ब्लेड निकाला। ब्लैक विंड ब्लेड कहा जाता था। ब्लैक ब्लेड की विशाल एनर्जी समर की तलवार से टकराई। आकाश में जोरदार धमाका हो गया। आसपास के मौजूद सभी आत्म साधकों के चेहरे पर स्तब्धता छा गई थी। इन दोनों की आक्रमण पावर उनकी उम्मीद से परे थी। तभी ब्लैक शैडोलेस ने आश्चर्य के साथ समर को कहा, बुरा नहीं है बच्चे, तुम अभी भी आत्म एम्परर किंगडम लेवल में सिर्फ चौथे स्टेज पर हो, फिर भी तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। ब्लैक शैडोलेस 7वें स्टेज पर था, जो समर से 3 स्टेज ज्यादा, लेकिन समर की तलवार तकनीक बिना हारे उसके ब्लेड से टकरा गई। समर ने ब्लैक शैडोलेस की बात सुनकर ठंडे मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हारा ब्लेड बस इतनी सी स्ट्रोंग है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपनी तलवार के एक वार में हरा सकता हूं। समर ने सच कहा था। उसने अभी भी एक नॉर्मल तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था, फिर भी वो बराबरी पर थे और वो सिर्फ आत्म एम्परर के 7वें स्टेज का फाइटर था। वहीं समर के अहंकारी शब्दों को सुनकर ब्लैक शैडोलेस की आंखें ठंडी हो गई। उसने महसूस किया कि समर उसकी इंसल्ट कर रहा है, इसलिए उसने समर को हराने के लिए पूरी ताकत लगाने और ब्लेड तकनीक को उजागर करने की कसम खाई। ब्लैक शैडोलेस ने गुस्से भरी आवाज में कहा, बेवकूफ, तुमने मेरे हमले को कमजोर कहने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम्हें अपनी ब्लेड तकनीक की असली पावर दिखाता हूं। ब्लैक शैडोलेस अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इस 7वें स्टेज पर पहुंचा था। वो बड़ा स्किल्ड था। तभी ब्लैक शैडोलेस ने अपना ब्लेड लहरा दिया और जोर से चिल्लाकर बोला, ब्लैक विंड ब्लेड, और उसने पूरे अंतरिक्ष को चीर दिया। आसपास के लोग इस ब्लेड की एनर्जी से भयानक महसूस करने लगे थे। ब्लेड की एनर्जी काली बिजली की किरण की तरह तेजी से समर पर टूट पड़ी। स्वाभाविक रूप से समर भी कायर नहीं था। उसने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार उठाई और फाइट के लिए तैयार हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, आसमान में घूमता गोल्डन प्रकाश, और उसने अपनी तकनीक लगा दी। यह भी 300 मीटर ऊंची थी। आकाश को रोशन कर दिया। जैसे 300 मीटर ऊंची गोल्डन एनर्जी की उतनी ही बड़ी काली एनर्जी ब्लेड से टकराई, जिसकी वजह से बड़ा धमाका हो गया। टूटे हुए टुकड़े और मलबे हर जगह उड़ गए। चाहे वो समर की तलवार तकनीक हो या ब्लैक शैडोलेस का हमला, दोनों ही उम्मीद से परे पावरफुल थे। तभी समर ने सिर हिलाकर ब्लैक शैडोलेस की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी ब्लेड तकनीक बस इतनी सी पावरफुल है क्या? समर ने सच कहा था। गोल्डन प्रकाश तलवार तकनीक से उसने 4 लेवल की तकनीकें सीखी थी। उसने पहले तकनीक का इस्तेमाल किया था। जैसे ही समर ने अपनी अंतिम कुछ तलवार तकनीकों का इस्तेमाल करने का मन बनाया, तो समर ने शुरुआत में ही उसे नहीं मारा, क्योंकि वो ब्लैक शैडोलेस को पूरी ताकत देखना चाहता था। वो जानता था कि कुख्यात ब्लैक विंड राक्षस का स्टूडेंट कितना पावरफुल होगा, ताकि भविष्य में अगर उसके मास्टर का सामना करना पड़े तो अपने ओपोनेंट की पावर को समझ सके। वहीं उन दोनों की फाइट को देखकर भीड़ चर्चा करने लगी थी। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने धीरे से कहा, अरे ये समर तो पावरफुल है,
उसने ब्लैक विंड राक्षस के स्टूडेंट्स की बराबरी का मुकाबला किया। दूसरे ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, हाँ ये सही है, मैंने सोचा था कि समर निश्चित रूप से तो हार जाएगा। कौन जानता था कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आसपास के सभी आत्मसाधकों ने आश्चर्य से समर को देखा। कुछ समय पहले ही उन्होंने समर का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उन्हें अपने विचार वापस लेने पड़े, क्योंकि समर ने सिर्फ अपनी तलवार से ब्लैक शेडोलेस के हमले को आसानी से रोक दिया। उनको ऐसा लग रहा था कि समर ने अभी तक ज्यादा प्रयास भी नहीं किया। वहीं शैडो ग्रुप टीम के सभी मेंबर्स भी बड़े एक्साइटेड दिख रहे थे। उन सब में एलिस सबसे ज्यादा खुश थी। एलिस ने अपनी मुट्ठियां हवा में लहराई और समर से कहा, बॉस जाइए उस नीच आदमी को मार डालिए। उसकी बात सुनकर समर ने मुड़कर उसकी तरफ सिर हिलाकर कहा, एलिस चिंता मत करो, मैं इस आदमी को थोड़ी देर में मार डालूंगा। उसने अपने घमंडी मुंह से तुम्हारे लिए जो भी कहा था, उसके लिए तो उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। समर की बात सुनकर ब्लैक शेडोलेस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे? अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। ब्लैक शेडोलेस की ब्लैक विंड ब्लेड तकनीक के 4 स्टेज थे। वो पहले ही चौथी स्टेज का ब्लेड तकनीक ट्रेनिंग ले चुका था, जो बड़ा विनाशकारी था। उसने एक ही वार में समर को मार डालने की सोच ली। ब्लैक शेडोलेस ने चिल्लाकर कहा, ब्लैक विंड ब्लेड की चौथी तकनीक। और ये चिल्लाकर उसने अपने सबसे पावरफुल हमला कर दिया। आकाश में सुनामी जैसा माहौल हो गया था। वहीं उसके इस हमले को देखकर समर ने बहुत चढ़ाई, क्योंकि उसका ओपोनेंट का हमला बड़ा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसे भी अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग तकनीक का उपयोग करना पड़ा। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, तलवार, एनर्जी, पर्वत और नदियां। और उसने अपनी चौथी तकनीक का इस्तेमाल कर दिया। ब्लैक शर्लेस की ब्लेड एनर्जी समर के तलवार एनर्जी से जा टकराई, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समर के तलवार की एनर्जी से बने पहाड़ और नदियां अजय गोल्डन प्रकाश से बने थे। समर ने चिल्लाकर कहा, तोड़ दो इसे। और यह कहकर उसकी गोल्डन प्रकाश तलवार के वार से तलवार एनर्जी, पर्वत और नदियां अचानक नीचे गिर गई और तुरंत ब्लैक शेडोलेस की ब्लेड एनर्जी को नष्ट कर दिया। ब्लैक शेडोलेस की आंखों में भय छा गया। उसकी आत्म एम्परर किंगडम लेवल की 9वीं स्टेज की तकनीक भी समर के सामने विफल हो गई। समर बड़ा ज्यादा तकनीक में बेस्ट था। समर ने तिरस्कार से उसे देखा। ब्लैक शेडोलेस को नहीं पता था कि समर के पास गोल्डन प्रकाश तलवार है, जिसे एंशिएंट में म्यूर दानव महारानी ने दुनिया पर शासन करने के लिए इस्तेमाल किया था। जब समर की तलवार ने ब्लैक विंड को पराजित कर दिया, तब उसकी लंबी तलवार अचानक आगे बढ़ी और ब्लैक शेडोलेस की दाहिनी बाह काट दी। उसका दाहिना हाथ जमीन पर गिर पड़ा। ताजा खून बहने लगा और दर्द से उसकी आंखें भर गई। ब्लैक शेडोलेस ने दर्द से कराहकर समर पर चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के स्टेज हाफ के फाइटर ब्लैक विंड दानव का स्टूडेंट हूं। तुमने मेरी बाह काटने की हिम्मत की। क्या तुम मरना चाहते हो? लेकिन आगे से समर ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी लंबी तलवार के एक और प्रहार से उसका दूसरा हाथ भी काट दिया। उन्होंने तभी समर को धमकी देकर फिर कहा, बेवकूफ, तुम बुरी तरह से मरोगे। मैं और तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा काला पड़ गया। उसे इस बात से नफरत थी कि जब लोग उसके दोस्तों को धमकाते, तो समर ने एक ही बार में अपनी तलवार लहराई और उसके दोनों पैरों को भी काट दिया था। ब्लैक शेडोलेस गुस्से और नफरत से भर गया। उसने एक दफा और समर को धमकी देकर कहा, बेवकूफ, मेरे अंग को काटने की हिम्मत की तुमने। मेरे मास्टर को जब पता चलेगा, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हालांकि उसने धमकी देना जारी रखा, लेकिन समर को उसकी धमकियों की परवाह नहीं थी। उसका नियम सरल था, अगर कोई उसे परेशान करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। ब्लैक शेडोलेस ने उसे और एलिस को मारने की धमकी दी, इसलिए समर ने उसे बेरहमी से दंड दिया। समर ने और समय बर्बाद नहीं किया। तलवार घुमाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और ब्लैक शेडोलेस की मौत हो गई। आसपास खड़ी भीड़ में दहशत फैल गई। वो सभी हैरानी से भर गए थे। उनमें से खड़ी एक लड़की ने धीरे से कहा, ये समर अब बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसने ब्लैक विंड दानव के स्टूडेंट्स को मारा। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, इंडिया की आत्म साधना की दुनिया में कोई भी उनके प्रकोप से नहीं बच पाया। कई लोग समर से दूर हट गए, इस डर से कि कहीं वो लपेटे में ना आ जाए। समर का लक्ष्य अब फायर एलिमेंट स्पिरिचुअल फल था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फल को उठा लिया। उसे लाल प्रकाश की किरणें निकल रही थी। वह अविश्वसनीय रूप से गर्म था।
इसके बाद समर ने एक गुफा ढूंढी और उसमें घुस गया। उसने श्रुति और बाकियों को पहरा देने का ऑर्डर दिया और खुद उस गुफा में घुस गया। ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करने में बैठ गया। यह फल को उसने मुंह में रखा और पिघलकर फायर एलिमेंट की एक धारा बन गई। यह उसके गले से होकर उसके नसों और हड्डियों तक पहुंच गया। फायर का सार बड़ा पावरफुल था। यह समर की त्वचा में संघनित हो गया। तभी महिला राक्षस ब्लैक एविल ने फुफकार कर कहा, चलो इसका पीछा करते हैं, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। समर ड्रैगन 1000 स्टेप्स तकनीक का इस्तेमाल किया और उसका शरीर एक धुंधली परछाई में बन गया, जो पेड़ों और चट्टानों के बीच हवा की तरह गुजर रहा था। लेकिन उसके पीछे आ रहे दोनों राक्षस आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के फाइटर थे। उनकी स्पीड समर से कहीं ज्यादा थी। दूरी तेजी से घटने लगी, 1000 मीटर, 900 मीटर और 700 मीटर। तभी ब्लैक एविल ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम नहीं बच सकते हो। जब वे समर से सिर्फ 100 मीटर दूर रह गए तो उसने हवा में पंजा मारा और एक जहरीला पंजा समर की पीठ की तरफ झपटा। समर ने खतरा महसूस किया। उसने शरीर को मोड़ा, चूंकि दूसरी अभी भी हद थी। वो सीधे प्रकोप से बच गया, लेकिन पंजे की हवा ने उसके कंधे को छू लिया। उसके कपड़े फट गए, मांस उधड़ गया और खून बहने लगा। समर दर्द से सिर उठा। उसने दर्द से कराह कर कहा, इतनी ताकत, सिर्फ हवा के प्रेशर ने मुझे घायल कर दिया। अगर वो असली ताकत के चपेट में आता तो वो मर चुका होता। लेकिन राक्षस हार मानने वाले भी नहीं थे। तब ब्लैक एविल ने फिर से चिल्लाकर कहा, समर भागना बंद करो, अपनी मौत का सामना करो। दूरी अब और कम हो गई, 80 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर, और जब ब्लैक एविल का पंजा मारा तो समर की पीठ पर नया घाव बना। उसकी मांसपेशियां, यहां तक कि हड्डियां भी दिखाई देने लगी। जब किसी ने नहीं सोचा था कि ब्लैक एविल के उस हमले में केवल शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि भयानक जहर भी मिला हुआ था। वो जहर किसी जीवित सांप की तरह समर के शरीर में घुस गया। उसकी त्वचा को जंग लगाते हुए उसके अंदरूनी अंगों को नष्ट करने लगा। दर्द असहनीय था, जैसे शरीर के भीतर आग लगी हो। ब्लैक एविल ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, है समर, अब तुम नहीं बच पाओगे, तुम पहले ही मर चुके हो। उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। उसने क्रूरता से आगे कहा, ये एक एम्परर लेवल का जहर है, इसे झेल पाना किसी के बस की बात नहीं, खासकर तुम्हारे जैसे तुच्छ इंसान के लिए। आत्म साधना की दुनिया में ब्लैक विंड राक्षस कपल का जहर अपनी घातकता के लिए कुख्यात था। इस जहर ने अनगिनत महान फाइटर और यहाँ तक कि आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के फाइटर को भी मौत दी थी। समर का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने दांत पीस कर जवाब देकर कहा, बूढ़ी राक्षस कुतिया, तुम सच में नीच हो। एक आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज की फाइटर होते हुए तुम जहर जैसे गंदे हथकंडे कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। समर को विश्वास नहीं था कि इतने उच्च लेवल की फाइटर होने के बाद भी इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। तभी ब्लैक एविल ने व्यंग करके हंसकर कहा, समर, जितना चाहे भला बुरा कह लो, तुम जितने जोर से चिल्लाओगे मुझे उतना ही मजा आएगा। तुम जहर से सड़कर मरोगे। समर महसूस कर सकता था कि जहर उसकी नसों में दौड़ रहा है, उसकी मांसपेशियां और अंग मानो गल रहे हो। तभी वो सचमुच मर जाएगा, उसे एहसास हो गया। इसी इंपॉर्टेंट पल में समर ने अपनी पावरफुल तकनीक का आह्वान किया। उसके शरीर के भीतर गोल्डन ज्वाला प्रकट हो गई। यह पवित्र आग उसके नसों और शिरोबिंदों से होकर गुजरी। जहां जहां जहर था वहां गोल्डन ज्वाला ने उसे जलाकर राख कर दिया। आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल का हाफ स्टेज का जहर निसंदेह पावरफुल था, लेकिन गोल्डन ज्वाला जो नर्क की अशुद्धियों को जलाने में सक्षम थी, सारा जहर भस्म कर दिया था। समर ने गहरी सांस ली और उसका रंग वापस लौटने लगा। वह हंसा और तिरस्कार से बोला, फूडी डायन, तुम्हारे जहर का मुझ पर कोई असर नहीं, अपनी अगली चाल चलो। उसने ब्लैक एविल की दिशा में थूका और पूरी ताकत से मुड़कर भाग गया। ब्लैक विंड और ब्लैक एविल दोनों स्तब्ध रह गए। ब्लैक विंड ने अपनी पत्नी से पूछा, ब्लैक एविल, ये कैसे संभव है? उसने धीरे से कहा, यह आदमी तो सिर्फ आत्म एम्परर किंगडम के फाइटर है, और वो तुम्हारे हेवन एम्परर लेवल के जहर का प्रतिरोध कैसे कर सकता है? उसकी बात को सुनकर ब्लैक एविल ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने झुंझला कर कहा, मुझे नहीं पता, ये लड़का, ये समर बहुत रहस्यमय है। मैं इसकी असलियत नहीं समझ पा रही, लेकिन एक बात है, वो बहुत खतरनाक है। समर इसी बीच 200 मीटर आगे निकल चुका था। ब्लैक विंड का चेहरा कठोर हो गया था। उसने अपने दांत भींच कर कहा, लेकिन चाहे वो कितना भी रहस्यमय क्यों ना हो, हमें तुरंत उसे पकड़ना होगा।
मार डालना होगा। अगर वो बच गया तो फ्यूचर में हमारे लिए खतरा बनेगा। दोनों एक काले बवंडर की तरह आगे बढ़े। उसकी पीठ समर से कहीं ज्यादा थी। हालांकि समर ने बढ़त बना ली थी, लेकिन पलक झपकते हुए उसके करीब पहुंच गई। इस बार ब्लैक विंड ने पंजों का नहीं बल्कि अपनी बिजली जैसी फिस्ट का इस्तेमाल किया। ब्लैक विंड ने जोर से चिल्लाकर कहा, मरो अब। और उसने हवा में एक पंच मारा। उस पंच से निकले अदृश्य एनर्जी की लहर ने हवा को चीर दिया और समर की पीठ पर जा लगी। अंत में एनर्जी उसके पेट में इकट्ठा हो गई, जिससे उसकी आत्मा के नाभिक का पांचवा निशान बन गया। इन 5 निशानों का मतलब था कि वो अब 5वें स्टेज पर पहुंच गया था। इसके बाद समर खड़ा हो गया। उसकी हड्डियों और मांसपेशियों से रगड़ने की आवाजें आई। अपनी नई ताकत को परखने के लिए समर ने एक पंच मारा और वो पंच गुफा की छत में एक छेद कर गया। अंधेरी गुफा के अंदर सूरज की रोशनी चमकने लगी, जिससे पता चल रहा था कि उसकी अब पावर कम से कम 10,000 किलोग्राम तक पहुंच गई थी। समर का दिल उत्साह से भर गया। अब वो कंचनजंगा पर्वत निषिद्ध एरिया के खतरों का सामना करने के लिए और भी अधिक तैयार था। समर ने महसूस किया कि अब वो आत्म एम्परर किंगडम के 5वें स्टेज पर पहुंच चुका है और उसकी ताकत में वृद्धि हो गई। वह आत्म साधक जो छिपकर हमला करते, अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। इसके बाद समर ने अपने ऊपर जमी धूल को झाड़ा और गुफा से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। मोंक ने समर को देखकर उसकी बढ़ी हुई आभा को महसूस किया और उसकी आंखें सदमे और प्रशंसा से भर गई। उसने कहा, बॉस, आप बाहर आ गए। क्या आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं? समर ने कहा, हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। उसकी बात सुनते ही टीम के सभी सदस्यों के चेहरे खुशी और उत्साह से खिल उठे। वो जानते थे कि समर के पावर में वृद्धि का मतलब है अब वहां पर जिंदा रहने की संभावनाएं अधिक है। इसके बाद समर ने हाथ हिलाकर उनको ऑर्डर देकर कहा, आओ चलो, हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। हमेशा की तरह समर सबसे आगे चल रहा था। काला पिल्ला उसके पीछे, शैडो ग्रुप टीम बीच में सेफ थी, जबकि श्रुति और आकाश बख्शी सांप पीछे पहरा दे रहे थे। वहां लगभग 10,000 आत्म साधक आए थे, इसलिए उनका एक दूसरे से टकराना आम बात थी। रास्ते में मिले आत्म साधक समर को देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। तभी एक साधक ने कहा, अरे क्या तुमने सुना? समर ने ब्लैक विंड राक्षस के स्टूडेंट को मारा। उनके पास खड़े एक साधक ने कहा, बेशक मैंने सब सुना। ब्लैक विंड राक्षस ने पहले ही समर की मौत का फरमान जारी कर दिया। अब तो वो बर्बाद हो जाएगा। ये लोग नहीं जानते थे कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे और उसका ग्रुप उनके ठीक बगल से गुजर रहा होगा। मोंग ने ये बातें सुनी। वो चिंतित होकर समर से जल्दी से पास आकर बोला, बॉस, आपके पीछे कोई बहुत बड़ी मुसीबत पड़ी है। अब हमें क्या करना है? समर ने लापरवाही से उसकी बात का जवाब देकर कहा, चिंता मत करो, अगर ब्लैक विंड राक्षस यहाँ आता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। समर जानता था कि अगर उसका दुश्मन आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के स्टेज का फाइटर है तो वो पावरफुल है, लेकिन समर के पास गोल्डन ज्वाला थी। यह उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। वो आगे बढ़ते रहे और एरिया के वातावरण लगातार बदलता जा रहा था। जल्दी उनके सामने एक भयानक दृश्य आया। एक कान खजूरा बांस किंग सेट के लोगों पर उन पर हमला कर दिया। वहां एक इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल जड़ी बूटी की वो रखवाली कर रहे थे। विशाल कान खजूरा बड़ा पावरफुल था। उसने अपनी सैकड़ों टांगे लहराई और आसपास के स्टूडेंट्स को हवा में उछाल दिया। वो खून थूकते हुए जमीन पर गिर गई। बांस किंग सेक्ट की टॉप स्टूडेंट्स त्रिशा बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पड़ी थी। कान खुजरे का विशाल पैर उसे कुचलने के लिए नीचे आ रहा था। तभी उसने मौत को स्वीकार करके आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में आखिरी ख्याल समर का आया था, वो व्यक्ति जिसने एक बार उसे पहले भी बचाया था और वो सीक्रेटली उसे पसंद भी करने लगी थी। काफी देर तक जब उसे दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल ली। उसके सामने बिल्कुल समर ही खड़ा था। उसने एक हाथ से उस विशाल कान खजूरे के पैर को रोक लिया। तभी समर ने उसकी तरफ देखकर पूछा, त्रिशा, क्या तुम ठीक हो? त्रिशा ने कांप कर कहा, मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर समर ने कॉन्फिडेंस से कहा, यह अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए इस गंदे कान खजूरे को मार दूंगा। तभी दूर खड़ी एक अन्य स्टूडेंट्स ने आश्चर्य से त्रिशा से पूछा, सीनियर सिस्टर, ये आदमी कौन है और वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि कान खजूरे को एक हाथ से रोक ले? त्रिशा ने गर्व और राहत के साथ कहा, इनका नाम समर है, जो इंडिया के यंग जनरेशन के आत्म साधकों में सबसे स्ट्रोंग है। तभी उधर समर ने अपनी हथेली पर जोर दिया। एक जोरदार कड़क की आवाज के साथ कान खजूरे का पैर तोड़ दिया। कान खजूरा दर्द से चीख उठा। कान खजूरे ने दर्द से मारे कर हाथ कर कहा, अरे इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
वो गुर्राया और उसने अपनी पूंछ से समर पर हमला कर दिया, लेकिन समर अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने बस एक पंच मारा और उसके पंच की भयानक एनर्जी से कान खजूरा की पूंछ चकनाचूर हो गई। वो समर ने ठंडे स्वर में तभी कहा, तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसने हवा में छलांग लगा दी, एक विशाल पंच बनाकर कान खजूरे के सिर पर दे मारा। एक धमाके के साथ उसका सिर फट गया और एक विशाल जानवर जमीन पर गिर पड़ा। कान खजूरे के मरते ही उसके शरीर से एक काली राक्षसी गोली बाहर निकली। समर उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी हवा में एक लाल परछाई कौंधी। ये लाल चोगा पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने झपटा मारा और समर के पहुंचने से पहले गोली छीन ली। यह आदमी शैतानी आभा से घिरा था। उसकी इस हरकत को देखकर समर की भौहें तन गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, रुक जाओ और मुझे वापस ये करो। समर की बात सुनकर लाल चोगे वाले आदमी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और क्रूरता से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए कि मेरी नजर इस गोली पर पड़ी। अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी बात को सुनकर समर को हंसी आ गई। उसने जोर से हंसकर कहा, मुझे मार डालोगे? मैं जानता हूं कि ऐसा करने वाले तुम कौन हो। तभी उस आदमी ने कहा, मैं शैतानी दाव का विष राक्षस किंग हूँ। ये नाम सुनते ही आसपास के आत्मसाधक सभी थर्रा गए। तभी एक लड़के ने फुसफुसा कर कहा, अरे ये विष राक्षस किंग है, ये बड़ा क्रूर है, समर को उससे नहीं उलझना चाहिए। वो लोग डर के मारे समर को पीछे हटाने के लिए कहने लगे। उनको समझाने लगे कि अपनी जान जोखिम में न डाले। समर ने उनको वार्निंग देकर कहा, विष राक्षस किंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, गोली मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। उसकी वार्निंग सुनकर विष राक्षस किंग जोर से हंसा। उसने हंसते हुए कहा, बदले में तुम अपनी जान दे दो। उसने अचानक हमला कर दिया और हथेली से एक जहरीली गैस निकाली। समर बेसतर्क था। उसने तलवार की एनर्जी का इस्तेमाल किया और दोनों की टक्कर हो गई। दोनों एक एक कदम पीछे हट गए। तभी समर ने आश्चर्य से पूछा, तुम आत्म एम्परर लेवल के 8वें स्टेज पर हो? वो केवल 5वें स्टेज पर था। फिर भी उसने 8वें स्टेज के फाइटर के हमले को रोक दिया। ये वीर राक्षस भी हैरान था। उसने हैरानी भरी आंखों से समर को देखकर पूछा, क्या तुमने किसी पावरफुल तकनीक में ट्रेनिंग ली है? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कम लेवल का कोई व्यक्ति उसे टक्कर दे सकता है। अब उसकी लालच बढ़ गई। वो न केवल गोली खाना चाहता था, बल्कि समर की तकनीक भी चुराना चाहता था। विश्व राक्षस किंग ने अहंकार से कहा, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे राज जान लूंगा। ये कहते हुए उसने समर पर दोबारा हमला किया और इस बार जहरीली गैस और अधिक सघन थी, जो किसी को भी पल भर में मार सकती थी। तभी आगे से समर ने अपनी तलवार रखी और जोर से चिल्लाया, फायर किंगडम! और उसने अपनी लाल लपटों को एक समुद्र बना दिया। आग ने जहरीली गैसों को जलाना शुरू कर दिया। जहर आग से डरता था और काली गैस और लाल लपटें आपस में टकराए। अंततः आग जीत गई। समर ने मौका नहीं गवाया। उसने टाइम वेस्ट न करके तुरंत गुरुत्वाकर्षण किंगडम एक्टिवेट किया, जिसे एक भारी प्रेशर ने विश्व राक्षस किंग को नीचे खींच लिया। इसके तुरंत बाद उसने तूफान किंगडम का इस्तेमाल किया और इससे बची खुची जहरीली गैस को भी उड़ा दिया। विश्व राक्षस किंग संघर्ष ही कर रहा था। तभी समर ने अपनी डायमेंशनल अंगूठी से गोल्डन क्लच निकाला। उसने क्लच का ढक्कन खोला और दुश्मन की तरफ वार कर दिया। समर ने मन में कहा, भाड़ में जाओ। उसने इतना कहा ही था कि गोश से गोल्डन एनर्जी की एक विनाशकारी किरण निकली। हवा को चीरती हुई सीधे राक्षस विश्व किंग की तरफ बढ़ गई। ये इतनी तेज थी कि इससे बचना नामुमकिन था। लेकिन देखना यह था कि क्या समर इस विश्व राक्षस किंग को मार पाएगा या नहीं। क्या वो उस फल को भी ले पाएगा जिससे अपनी बच्ची को बचा सकता है? क्या होगा आगे की कहानी में? आगे और कौन कौन सी मुसीबतें समर का सामना करेंगी? क्या समर सभी मुसीबतों से सामना कर पाएगा? जानने के लिए इन सवालों के जवाब जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।